एनएपी फिजिक्स चैनल पे। हम स्टडी कर रहे हैं हमारे मैग्नेटिज्म बीएससी सेकंड सेमेस्टर के थर्ड यूनिट को। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म टाइटल है पेपर का, और मैग्नेटिज्म सेक्शन के थर्ड यूनिट को हम यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। जस्ट पहले क्लास में हम लोगों ने अपने एम्पियर के परिपथीय नियम को काफ़ी अच्छे से समझा है। आज हमारे सिलेबस के अगले हेडिंग की मैग्नेटिक फील्ड का डाइवर्जेंस और कर्ल क्या होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे फोर्थ यूनिट में आपको मैक्सवेल इक्वेशन पढ़ना है, वहाँ पे टॉपिक है मैक्सवेल इक्वेशन का, उसका बेस है ये। तो इस टॉपिक को बड़े ही ध्यान से आप समझिएगा, बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। आप एम्पियर के परिपथीय नियम को आपने ग्रैब कर लिया है, बस उसी का फॉर्म है। तो जिस तरह से स्टूडेंट्स हम लोगों ने अपना जब फर्स्ट यूनिट पढ़ाई किया था, फर्स्ट यूनिट में जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक की पढ़ाई कर रहे थे, तो वहाँ पे हम लोगों ने सबसे स्टार्टिंग में डाइवर्जेंस क्या होता है और कर्ल क्या होता है इसके बारे में हमने जाना था, और साथ ही साथ उसके फिजिकल मीनिंग को भी हमने समझा था। ठीक, कि विजुअलाइज करने पे डाइवर्जेंस का क्या मतलब होता है और कर्ल का क्या मतलब होता है। तो वो चीज़ वहाँ पे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए स्टडी किया था। आप इस प्लेलिस्ट पे जाके शुरू के वो वीडियो ज़रूर देखें। अगर आपको डाइवर्जेंस और कर्ल का एक्चुअल रिफ्लेक्शन अपने माइंड पे चाहिए, अच्छे से अपना कंसेप्ट चाहिए, तो आप वो दो छोटे छोटे से वीडियो हैं, आप उसे ज़रूर देखें। आज हम उसी डाइवर्जेंस और कर्ल के कंसेप्ट को अपने मैग्नेटिक फील्ड के लिए स्टडी करने वाले हैं। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अगर मैं बताऊं कि डाइवर्जेंस, ये जो डेल ऑपरेटर है, यदि किसी वेक्टर फील्ड के साथ इसका यदि डॉट प्रोडक्ट होता है तो उसे हम लोग कहते हैं डाइवर्जेंस। और यदि इस डेल ऑपरेटर का किसी वेक्टर फील्ड फंक्शन के साथ क्रॉस प्रोडक्ट होता है या सदिश गुणन होता है तो उसे हम लोग कहते हैं कर्ल। ठीक, एक तो ये बेसिक डेफिनेशन है इसका, कर्ल और डाइवर्जेंस का। फिजिकल मीनिंग क्या है कर्ल और डाइवर्जेंस का? तो डाइवर्जेंस का मतलब होता है फैलना, फील्ड का चारों ओर फैलना, फैलाव। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने देखा था कि सन से जो लाइट स्टेट निकलेंगी या चार्ज, एक आवेश के चारों ओर जो विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं, फ्लक्स निकलता है, वो डाइवर्जेंस है, फैलाव। और दूसरा एक टर्म हमने पढ़ा था कर्ल। तो कर्ल का मतलब होता है रोटेशन या फील्ड का एक तरह से घूर्णन, एक तरह से जो कर्लिंग होता है, रोटेशनल जो जगह पे घेराव होता है फील्ड का, वो कर्ल कहलाता है। तो सेम उसी कंसेप्ट को आज हम अपने मैग्नेटिक फील्ड के लिए समझेंगे। तो बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा। तो क्या कहता है टॉपिक? पहला चीज़ हम देख रहे हैं जी, डाइवर्जेंस क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड का डाइवर्जेंस मतलब फैलाव का क्या अर्थ है और क्या ये पॉसिबल है। ठीक है, तो किसी धारावाही चालक के आसपास उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B का डाइवर्जेंस शून्य होता है। एक लाइन में आपको क्या पता होना चाहिए कि कोई भी धारावाहिक चालक है, उसके चारों ओर यदि मैग्नेटिक फील्ड B बन रहा है तो उसका डाइवर्जेंस शून्य होता है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड फैलता नहीं है चारों ओर एक दिशा में, जैसे सूर्य की किरणें एक ही दिशा में चारों ओर फैल रही हैं, वैसा फैलाव नहीं है। डाइवर्जेंस जीरो होता है। तो क्या है स्टेटमेंट वाइज? डाइवर्जेंस B इज इक्वल टू जीरो, डेल डॉट B इज इक्वल टू जीरो। कैसे आता है उसको देखिए, और फिर इसके फिजिकल मीनिंग को आपको मैं समझाता हूँ। प्रूफ के लिए क्या करेंगे जी, चूंकि हम लोग जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र का वेक्टर B का डाइवर्जेंस प्रति एकांक आयतन में इसके द्वारा घिरे पृष्ठ S से संबंध चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है। मतलब डाइवर्जेंस B कहने का मतलब है कि किसी आयतन को घेरने वाले पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स बटे उसका आयतन। तो किसी आयतन को घेरने वाले पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, मतलब मान लीजिए आप एक वॉल्यूम को लेते हुए इस तरह के स्ट्रक्चर के, यहाँ पे सपोज एग्जांपल मैं एक ही सरफेस को ले रहा हूँ, एक ही सरफेस को, मान लीजिए इस वाले को। तो इस सरफेस का एरिया DA है और अभी गुजरेगा तो चारों तरफ से, लेकिन मैं मानता हूँ कि यहाँ से अगर कोई मैग्नेटिक फ्लक्स गुजर रहा है तो उसकी वैल्यू क्या होगी जी? तो B और DS, ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, सरफेस इंटीग्रल BDS डिवाइड बाय पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये उसका डाइवर्जेंस कहलाएगा कि कितना फैलाव हो रहा है। ठीक, मतलब आप वॉल्यूम एलिमेंट को अनकंसिडर करके सरफेस में कितना फैलाव है उसे देखना चाहते हैं। ठीक, तो ये फॉर्मली ऐसा लिखेंगे आप। अब होता क्या है एक्चुअल में कि किसी बंद पृष्ठ से संबंध नेट चुंबकीय फ्लक्स सदैव जीरो होता है, सदैव शून्य, क्योंकि मैग्नेट के हमेशा दो पोल होते हैं जी, N और S, और N से बल रेखाएं निकलती हैं, S पे समाप्त होती हैं, N से बल रेखाएं निकलेंगी, S पे समाप्त होंगी। ठीक,
इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। चार्ज के साथ ये चीज़ नहीं है। अगर प्लस चार्ज रखा हुआ है तो उससे निकलने वाली फ्लक्स रेखाएं या तो उससे बाहर निकलेंगी या उसकी ओर आएंगी। दो तरीके से हो सकता है, फ्लक्स नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है। मतलब पॉजिटिव चार्ज अलग से उपस्थित है नेचर में, नेगेटिव चार्ज अलग से उपस्थित है नेचर में। जैसे कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन आपका पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इनके अस्तित्व हैं। लेकिन स्वतंत्र रूप से ना तो चुंबक का N ध्रुव अकेला पाया जाता है, ना तो S ध्रुव अकेला पाया जाता है। हमेशा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहें या चुंबक के जो ध्रुव हैं वो हमेशा पेयर में पाए जाते हैं। N और S हमेशा एक साथ पाए जाएंगे। तो इसकी वजह से N से निकलने वाला जो विद्युत फ्लक्स रेखा है वो S पे जाके समाप्त होगा। सिमिलरली अनदर कंडीशन में मतलब ये दोनों मिलकर एक लूप बना लेते हैं। मतलब एक तरफ से जितना फ्लक्स रेखा निकलता है दूसरी ओर जाके वो एक जगह पे समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से जब आप नेट चुंबकीय फ्लक्स निकालोगे तो नेट चुंबकीय फ्लक्स हमेशा जीरो मिलता है, जीरो। तो उस कंडीशन में बी डी एस का वैल्यू क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। किसी भी सरफेस से गुजरने वाला नेट चुंबकीय फ्लक्स जीरो है। तो इस प्रकार से यदि आप इसे डाइवर्जेंस बी के इस इक्वेशन में रखें तो फाइनली आपको मिलेगा डाइवर्जेंस बी इज इक्वल टू जीरो। ये देखिए डाइवर्जेंस बी इज इक्वल टू जीरो। यह समीकरण बताता है कि स्वतंत्र चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता है जी, है ना। चुंबकीय ध्रुव सदैव जोड़े में N और S के रूप में पाए जाते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र का डाइवर्जेंस हमें क्या ज्ञान देता है कि स्वतंत्र रूप से चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र में कोई बहुत ज़्यादा फैलाव नहीं होता। डाइवर्जेंस बी इज इक्वल टू जीरो फॉर एनी काइंड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, क्योंकि वो बल रेखाएं एक ध्रुव से निकलकर दूसरे ध्रुव में जाती हैं, चारों ओर फैलती नहीं है। ठीक, डाइवर्जेंस का एक्चुअल मीनिंग आप जानते हैं ना, इस तरह से फैलाव चारों तरफ। इलेक्ट्रोस्टैटिक में होता है बट मैग्नेटोस्टैटिक में ये चीज़ नहीं है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए जीरो होता है। तो डाइवर्जेंट बी इज इक्वल टू जीरो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो होता है, ये आपको पता होना चाहिए। यही है डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है जी, अगला प्रॉपर्टी कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कर्ल मतलब क्या होता है, घूमना, एक तरीके से घूर्णन होना वहां पर बल का, धाराओं का उसके। ठीक, इसके लिए एक विजुअल में आपको दिखाऊंगा कि कर्ल किस तरह से एक धारावाही चालक पे विद्युत धारा प्रवाहित करने पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता है। समझिए इसको क्या होता है। क्या कह रहा है कि किसी धारावाही चालक के आसपास उत्पन्न स्थिर चुंबकीय क्षेत्र बी का कर्ल, चुंबकीय क्षेत्र का घुमाव मतलब है ना, माध्यम की चुंबकनशीलता म्यू नॉट तथा धारा घनत्व जे के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, कि जो कर्ल होता है वो चुंबकनशीलता म्यू और धारा घनत्व जे के बराबर हो। धारा घनत्व जे क्या है उसको समझिए जी। आप धारा तो जानते हैं, लेकिन अगर पूरे सरफेस में चार्ज का कितना डिस्ट्रीब्यूशन है उसे अगर अपन को जानना है तो वो उसकी चार्ज डेंसिटी या करंट डेंसिटी से रिप्रेजेंट होती है, जिसको जे कहते हैं। कि करंट जो है किस आधार पर किस तरह से इस सरफेस पे फैला हुआ है। तो स्थायी धारा के लिए बंद वक्र के अंदर कुल धारा उस क्षेत्रफल से संबंध धारा घनत्व के फ्लक्स के बराबर होता है। मतलब यदि आप टोटल करंट का एक सरफेस वाइज एक डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो वही जे कहलाता है, हमारा करंट डेंसिटी कहलाता है। तो यहाँ पे लिखा है कि आई को कैसे डिफाइन करेंगे कि पूरे ओवरऑल सरफेस पे यदि आप सरफेस इंटीग्रेशन कर देते हैं तो वही जे है आपका, करंट की ही परिभाषा है एक तरीके से। तो एम्पियर के नियम से हम लोग जानते हैं कि बी डी एल क्या होता है, म्यू जीरो आई होता है, ये पढ़े पिछले क्लास में। तो फिर यहाँ पे आई के जगह हम क्या कर देंगे, करंट डेंसिटी वाला पद पुट कर देंगे कि बी डी एल म्यू जीरो एस जे डी एस। ये पहला इक्वेशन मिल गया आपको इस डेफिनेशन से, क्योंकि आई ओवरऑल करंट डेंसिटी के सरफेस में कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है वही आई कहलाता है, वही करंट कहलाता है ना। तो इक्वेशन 1 हो गया। अब यहाँ पे हमको एक अपने लॉ को, जिसको स्टोक का नियम कहते हैं, उसका उपयोग करना है। वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक में जब आप स्टोक का नियम पढ़े थे तो वहाँ पे हम लोगों ने स्टोक के नियम के अनुप्रयोग में इसको लिखा भी है कि एम्पियर के नियम को सरफेस इंटीग्रेशन को लाइन इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग स्टोक के नियम का यूज़ करते हैं। तो ये एप्लीकेशन पोर्शन यहाँ पे यूज़ हो रहा है स्टूडेंट्स। आप स्टोक के नियम वाले लेक्चर को, इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट यूनिट के उस लेक्चर को जरूर जाके देखें, स्टोक के नियम को,
कि स्टोक का नियम कहता क्या है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टोक का नियम क्या कहता है कि किसी वेक्टर फील्ड का लाइन इंटीग्रल, किसी वेक्टर फील्ड का लाइन इंटीग्रल उस वेक्टर फील्ड के कर्ल के सरफेस इंटीग्रल के बराबर होता है। ये हमने सीखा है। थ्योरी में क्या बोलते थे जी वहाँ पे, कि किसी वेक्टर फील्ड का जो रेखीय समाकलन है वो उस वेक्टर फील्ड के कर्ल के पृष्ठीय समाकलन के बराबर होता है। ऐसा स्टेटमेंट पढ़े हैं वहाँ पे, थ्योरेटिकल वही चीज़ लिखा है। तो स्टोक के नियम से मैग्नेटिक फील्ड का जो लाइन इंटीग्रल है वो मैग्नेटिक फील्ड के कर्ल के सरफेस इंटीग्रल के बराबर होगा। तो इक्वेशन 2 के लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या था जी, बी डी एल इज इक्वल टू, इस साइड राइट हैंड साइड में यहां पर देखिए क्या मिला है, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ जे डी एस, और ये बी डी एल है। तो बी डी एल की जगह आप क्या लिख सकते हैं, बी डी एल की जगह हम लोग लिख सकते हैं कि स्टोक के नियम से कर्ल ऑफ बी डी एस। तो इस बी डी एल के जगह आप ये अप्लाई करके लिखोगे तो क्या लिखोगे कि कर्ल ऑफ बी डी एस इज इक्वल टू, इस तरफ क्या था, म्यू जीरो जे डी एस। हमारा इक्वेशन नंबर 1 यही था। अब दोनों पक्षों के अगर आप सरफेस इंटीग्रेशन की तुलना करेंगे, सरफेस इंटीग्रेशन की तुलना करेंगे, रिमूव करेंगे, तो मेन फंक्शन वाइज आपको यहाँ से डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू जीरो और जे, ये मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये इक्वेशन जो निकल के आ रहा है ये हमारा कहलाएगा मैग्नेटिक फील्ड का कर्ल। यह समीकरण यह व्यक्त करता है कि चुंबकीय क्षेत्र का जो होता है वो कर्लीय होता है, मतलब रोटेशनल आउट होता है। एक डायग्राम में आपको यहाँ पे रिफ्लेक्शन में आएगा कि कर्ल शो कैसे होता है, उसे समझने के लिए। तो ये इक्वेशन क्या कहलाता है जी, कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसे क्या कहते हैं, एम्पियर के परिपथीय नियम का अवकल स्वरूप भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एम्पियर के परिपथीय नियम का डिफरेंशियल फॉर्म क्या है। तो डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू जीरो जे, ये सब आएगा आपके 4th यूनिट में। फिर से लौट के मैक्सवेल इक्वेशन जब आप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे तो इसका यूज़ होना है, तो इसे जरूर 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 आप ध्यान रख के चलें, याद करके चलें। ठीक, तो ये जो हमने यहाँ पे सॉल्व किया सिंपली स्टोक के नियम का यूज़ करके, जो इक्वेशन आप निकाल के लेके आए हैं, ये हमारा कहलाता है एम्पियर का परिपथीय नियम अवकल रूप में, है ना, कि डेल क्रॉस बी म्यू जीरो जे होता है। तो क्या क्या पाया जी हमने पाया यहाँ पे देखिए कि धारा लूप के भीतर पॉइंट इन साइड करंट है अगर, ठीक, अगर धारा लूप इस तरह से काम कर रहा है, ठीक, ये करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट इस लूप में, मान लो एक लूप है, तो इसके लिए डेल डॉट बी जीरो होगा, डाइवर्जेंस का मान जीरो होगा, और लूप के अंदर कर्ल का मान भी जीरो होगा। लूप के अंदर ना, ठीक, लूप के भीतर, और धारा लूप के बाहर क्या होगा जी, डाइवर्जेंस का मान जीरो होगा, डाइवर्जेंस का मान जीरो होगा, लेकिन कर्ल का मान इतना होगा, म्यू जीरो जे। एक सिंपल डायग्राम अगर मैं बनाऊं तो देखिए, अगर ये एन एस है, एन और एस ध्रुव है, तो बल रेखाएं इस तरह से जाएंगी, ठीक, ये इतना सफिशिएंट है ऐसे। तो एन और एस चुंबक के अंदर कैसे होगा, ये तो ऐसे होगा ना स्ट्रेट, चुंबक के अंदर कैसे होगा, स्ट्रेट होगा, ऐसे ऐसे गया होगा, सारे परमाणु इस तरह से जमे होंगे। तो पहला कंडीशन देखिए, धारा लूप के भीतर, धारा लूप के भीतर मतलब अगर इस करंट लूप के भीतर, इस चुंबक के भीतर अगर आप देखेंगे तो क्या डाइवर्जेंस है, नहीं है, फैलाव नहीं है चुंबकीय क्षेत्र का। क्या कर्ल है, क्या रोटेशन है इसके भीतर में बल रेखाओं का, नहीं है, स्ट्रेट आउट समांतर है, तो कर्ल भी जीरो। धारा लूप के बाहर देखिए, धारा लूप के बाहर मतलब मैग्नेट के बाहर अगर क्या स्थिति है चुंबकीय क्षेत्रों की, तो क्या डेल डॉट, क्या डाइवर्जेंस है क्या जी, क्या चारों ओर फैल रहा है, क्या नहीं फैल रहा है, एक जगह से चालू होकर दूसरी जगह जा रहा है, तो डाइवर्जेंस जीरो। कर्ल है तो हाँ है कर्ल, यही तो कर्ल है, एक रोटेशन बनाना, इस तरह से सर्कुलेट पॉइंट में फील्ड का जनरेट होना ही क्या कहलाता है, कर्ल कहलाता है। तो कर्ल है कितना है, म्यू जीरो और जे है, म्यू जीरो और जे है। तो ये एक मैग्नेट के एग्जाम्पल से मैंने बताया। एक डायग्राम यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, आप इसे देखिए। इस डायग्राम में आपके इस पर्टिकुलर चालक पर यदि चुंबकीय क्षेत्र स्थापित किया गया है धारा प्रवाहित करने की वजह से, तो बल रेखाएं किस तरह से जा रही हैं, जो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन है वो, और
आप ये देख पा रहे होंगे कि इसके चारों ओर का फील्ड कैसे कर्ली हुआ है, जो एरो हैं वो कैसे घूमे हैं, एक राउंड बनाया हुआ है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस डायग्राम से आप उस चीज़ को विजुअलाइज कर सकते हैं कि कर्ल का फिजिकल मीनिंग यहाँ पर क्या है। ठीक, तो ये रहा स्टूडेंट हमारा एम्पियर के नियम का डिफरेंशियल फॉर्म। इस डायग्राम से आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो रहा होगा कि कर्ल का एक्चुअल मीनिंग क्या है मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक, चलिए जल्दी से इस सेक्शन को रिवाइज करते हैं हम लोग कि क्या हमने सीखा यहाँ पर। ठीक, तो हमने यहाँ पे हमारा टॉपिक था जी कि डाइवर्जेंस मैग्नेटिक फील्ड के और कर्ल मैग्नेटिक फील्ड के जो है उसको समझना। तो सिंपल रिजल्ट ये आया है कि डाइवर्जेंस तो होता नहीं मैग्नेटिक फील्ड में, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का कोई डाइवर्जेंस नहीं है, मतलब फैलाव नहीं है ना। और कर्ल क्या होता है, तो कर्ल एग्जिस्ट करता है और कितना होता है, तो म्यू जीरो गुणा जे होता है। और जे क्या है वहाँ पर, धारा का हमारा घनत्व है। ठीक है ना, धारा घनत्व है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये तो ये दो रिजल्ट जो निकाल के लेके आए हैं हम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये, और एक और क्या निकाले हैं जी कि डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू जीरो जे। इस इक्वेशन को एम्पियर के नियम का डिफरेंशियल फॉर्म भी कहा जाता है, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पियर लॉ। तो याद रखेंगे इसको, ये मैक्सवेल इक्वेशन में आने वाला है, बहुत यूज़ करेंगे हम लोग इसको। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आपके सिलेबस में एज इट इज ये लिखे और ऐसे ही ये परीक्षा में आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र का डाइवर्जेंस और कर्ल, समझाइए। आपको इतना लिख के आना है इसी तरीके से। ठीक है, चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में आगे के अपने सिलेबस को कवर करते हुए। ठीक, थैंक यू।